Hello dosto. Good afternoon, good morning, good evening. At whatever time of the day you are watching this, I, Chartered Accountant Pratik Neve, welcome you to the MEPL channel. इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन होने वाला है अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. यस, अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द जून एंड मे 23 एग्जाम्स. सो आई एम क्वाइट श्योर यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट द अमेंडमेंट्स. बट दोस्तों, होता क्या है अमेंडमेंट्स? आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, हमें तो पता है क्या होता है अमेंडमेंट्स. हम इतने प्रोफेशनल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है अमेंडमेंट्स क्या होता है. बट ये जानना जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू नो कि अमेंडमेंट्स होते क्यों आखिर. व्हाई डू अमेंडमेंट्स टेक प्लेस? सो ऑब्वियसली कोई भी लॉ होने दो, स्पेशली लॉ लाइक इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी, ये कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकते. ये लॉ हमेशा डायनामिक होते हैं. डायनामिक होते हैं मतलब एवर चेंजिंग होते हैं. सर क्यों एवर चेंजिंग होते हैं? क्योंकि देखो, मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस चेंजेस, देयर इज अ इन्फ्लेशन. So you know, the rates of tax when it is slabs, they have to change or they might change. Yes. तो इसलिए हर साल फाइनेंस बिल लेके आता है अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट. यस, फाइनेंस बिल ब्रिंग्स अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ में कोई कंफ्यूजन है तो सर्क्यूलर क्लैरिफिकेशन लेके आता है. फर्दर वेरियस इश्यूज पे गवर्नमेंट लेके आता है नोटिफिकेशंस. सो इन सब का इफेक्ट होता है अमेंडमेंट्स. और उस सब का इफेक्ट हमारे सिलेबस में कैसे होता है, ये हमें एक्चुअली एनालाइज करना है ताकि हम अपना पेपर अच्छे से दे सके और अच्छे से इस अमेंडमेंट्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ के ले सके. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अब जाते हैं टुवर्ड्स अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द recent budget, that is of budget 22, finance act 22, which is applicable for, yes, which is applicable for financial year, or I can say previous year 22-23, जो कि है assessment year 23-24. आपको पता है कि for your May/June exams you have to give exams related to assessment year 23-24 relevant to previous year 22-23. So guys, देखते amendments. हर अब जो अमेंडमेंट है उसके नीचे मैंने लिखा है कि वो अमेंडमेंट किस टॉपिक का है. एंड ऑब्वियसली आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि उस अमेंडमेंट का आपकी एग्जाम एस्पेक्ट से कितना इंपॉर्टेंस है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. यस, एंड ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा. फर्दर जैसे हम आगे जाएंगे मैं बोलूंगा आपको कि एक जो सेक्शन है टीडीएस वाला 194R, उसके ऊपर हम और एक अलग वीडियो डेडिकेट करेंगे क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सर्क्यूलर गवर्नमेंट ने लाया है. ओके, तो विदाउट मेकिंग यू वेट, वी विल गो टू द अमेंडमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सब स्टूडेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रेट्स ऑफ टैक्स. सो सर, व्हाट हैज हैपेंड विद द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल? तो आपने इंडिविजुअल के लिए जो रेट्स ऑफ टैक्स पढ़े हैं फॉर AY 22-23, absolutely same continue for individual, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person. मतलब क्या है, फटाफट देख लेते हैं क्या है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. 0 to 2.5 lakhs, मतलब फर्स्ट 2.5 lakhs पे you don't have to pay any tax. Yes. Then whatever income falls between 2.5 lakhs to 5 lakhs, tax is at 5%. For income between 5 lakhs to 10 lakhs, tax is at, very good, tax is at 20%. And for income above 10 lakhs, tax is at 30%. तो ये हो गए हमारे नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स जो कि रहते हैं एब्सोल्युटली सेम. एज फार एज 115 BAC इज कंसर्न, क्या है ये 115 BAC? ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम. उसके भी परसेंटेजेस रहते हैं एब्सोल्युटली सेम. यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स जो है उसमें रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एंड रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स जो कि सेम रहते हैं लाइक लास्ट ईयर, रिवाइज करना चाहूंगा. 0 to 3 lakhs no tax, and for resident super senior citizen up to 5 lakhs there is no tax. Sir, कौन होते हैं resident senior citizen? Yes, whose age is 60 or more than 60 in the PY but not exceeding 80. And resident super senior citizen means those whose age is 80 or more than 80 in the
PY। वंडरफुल। तो ये हो गई बात इस फर्स्ट पॉइंट की। ओके, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो हम ऑब्वियसली ऐसे रिवाइज भी करते रहेंगे। यस, देन फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, उनके लिए आपको पता है दैट रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स सेम। एज फार एज आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म, आपको पता है कि फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, इनके लिए फ्लैट 30% होता है रेट ऑफ टैक्स। सो इट एब्सोल्युटली रिमेन्स सेम। जो कि AY 22-23 के लिए था, वो सेम रहता है AY 23-24 के लिए। इसमें मल्टीपल ईयर्स से कुछ चेंज नहीं हुआ है। देन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो द स्लैब रेट्स रिमेन एब्सोल्युटली सेम। कंपनी, अगर कंपनी के रेट ऑफ टैक्स की बात करूं तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है डोमेस्टिक कंपनी के केस में। क्या पॉइंट है वो, कि यदि यदि मेरा टर्नओवर लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, ओके, लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब जब मैं PY 21-22 की बात करता था, तो मुझे टर्नओवर देखना था 1920 का। ओके, अगर ये 1920 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम होता था, तो माय रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनी वाज 25%। ओके, अदरवाइज इट इज 30%। मतलब 400 करोड़ से अगर कम है टर्नओवर, तो रेट ऑफ टैक्स इज 25%। एंड फॉर अदर कंपनीज, दैट इज जिनका टर्नओवर, यस, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के आगे है, तो उनके लिए इट इज 30%। इन शॉर्ट, 5% से रेट ऑफ टैक्स इज लेस, 5% से कम है रेट ऑफ टैक्स फॉर दोज कंपनीज whose turnover does not exceed, yes, turnover, mind you guys, turnover does not exceed 400 crores. कब, not the preceding financial year, but preceding का preceding। तो अब जब मैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, जब मैं PY 22-23 के कंपनी के रेट ऑफ टैक्स की बात करता हूँ, तो मुझे टर्नओवर देखना है PY 2021 का, और वो होना चाहिए 400 करोड़ से कम। सो रेट ऑफ टैक्स विल बी 25%। वो यदि 400 करोड़ से ज्यादा है, तो रेट ऑफ टैक्स इज 30%। गॉट इट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो PY 22-23 में कंपनी का टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए आपको टर्नओवर देखना है, ना ही 21-22 का, बट 2021 का। ओके, तो ये पॉइंट आई होप अब अच्छे से याद रहेगा। फर्दर, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, उसका रेट रहता है 15%। इट कंटिन्यूज टू बी 15%। हालांकि इंटरमीडिएट लेवल को यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बट हमारे बेसिक टॉपिक में ये दिया है सब मॉड्यूल्स में, तो वी हैव ट्राइड टू कवर इट हियर। यस, देन यस, जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजाइम डिस्कस किया, उसके परसेंटेजेस रहते सेम फॉर कंपनीज जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजाइम है 115 BAA, 115 BAB। ओके, एंड इन केस ऑफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज, मतलब मैं फॉरेन कंपनीज की बात करूं, तो भी परसेंटेज रहता है सेम। सो if I talk about the rates of tax, then there is hardly any change. Okay, सिर्फ कंपनी का 400 करोड़ के लिए आपको PY 1920 का टर्नओवर नहीं देखना है, बट 2021 का देखना है। वो ऑब्वियस सी बात है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। सो आई होप आपको रेट्स ऑफ टैक्स वाला पॉइंट यहाँ तक समझ में आया। यस, आई एम क्वाइट श्योर दैट you know, you have subscribed to this channel of MEPL. We at MEPL always believe in quality education at affordable prices. So if you have not yet subscribed to the channel, keep it subscribed so that you don't miss out on any important notifications, on any important announcements. और हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं मिशन सीरीज के बाद मैराथॉन्स। सो हमेशा ये चैनल पे होते रहता है, तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। यस, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये इंफॉर्मेशन सब इम्पोर्टेंट
समझ में आ रही है? यस। चलते सरचार्ज पे। तो पहले तो सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। आपको पता है कि सपोज रेट ऑफ टैक्स बढ़ाना है इन केस ऑफ सुपर रिच पीपल, सुपर रिच एसएससीज, तो गवर्नमेंट सरचार्ज चार्ज करती है। गवर्नमेंट चार्जेस सरचार्ज। So surcharge is a tax on tax. Because of surcharge, the effective rate of income tax increases. तो अब इस सरचार्ज में क्या चेंज है? तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं या एचयूएफ, एओपी, ओके, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर मैं इनकी बात करूं तो एक्चुअली सरचार्ज रेट्स हैव रिमेन एब्सोल्युटली सेम। सरचार्ज के जो रेट है ना वो एब्सोल्युटली सेम है। सो क्या थे वो? अगर मेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, मीन्स इफ इट इज बिटवीन 50 lakhs टू 1 CR, तो ये सरचार्ज है एट, यस, एट 10%। इफ माई टोटल इनकम इज बिटवीन 1 CR टू 2 CR, then the surcharge is at 15%. If my total income is between 2 CR to 5 CR, then the surcharge is at, yes, 25%. And lastly, if my total income is exceeding 5 CR, then the surcharge is at 37%. So अगर इसमें परसेंटेजेस की बात करूं तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सर यहाँ पे आपने इतना बड़ा क्यों दिया है, इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है यहाँ पे? देखो, एक माइनर बात है वो आपको ठीक से समझनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता है स्पेशल रेट से, यस, स्पेशल रेट ऑफ 20% टैक्स होता है सेक्शन 112 में। तो अब आपको क्या करना है? इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड अप्लाइंग स्लैब रेट्स, ओके, और सेक्शन 111A मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स, 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एंड 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड शेयर्स, और सेक्शन 115 BAC, 115 BAC मतलब, यस, 115 BAC मतलब अपना ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो ये कौन सा भी टैक्स होने दो, वो बढ़ाया जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ सरचार्ज। सो ये 112 के ऊपर सरचार्ज पहले अप्लाई, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे पहले नहीं था, अब वो पॉइंट इंसर्ट किया गया यहाँ पे, एंड उस पॉइंट से रिलेटेड जो चेंजेस है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। ओके, चेक। अब देखो, शॉर्ट में देखो, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैप गेन, विच कैप गेन? कैप गेन ऑफ 100 एंड, यस, कैप गेन ऑफ 111A, 112 और 112A, इट एक्सीड्स 50 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो आपका उस केस में सरचार्ज कितना है? एज डिस्कस्ड 10%। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है आपको? इस सब इनकम पे आपको, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया मैंने, डिविडेंड इनकम है आपका, एसटीसीजी है, एलटीसीजी ऑफ 112 है, और एलटीसीजी ऑफ 112A है, और अदर इनकम है। तो इस एग्जाम्पल में देखो आप, 20 + 10 + 15 + 20 + 25, ओके, आपका टोटल इनकम आ गया 90 lakhs। उस 90 lakhs पे जो टैक्स आएगा, उस टैक्स पे सरचार्ज आएगा एट 10%। एग्रीड? अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। ओके, जब आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल दिस इनकम्स ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैप गेन, इट एक्सीड्स 1 CR बट डज नॉट एक्सीड 2 CR, तो जैसे कि आपको पता है सरचार्ज विल बी एट 15%। यस, वेरी गुड, 15%। अब इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन दिस एग्जाम्पल। आपका डिविडेंड इनकम है 10 लाख, एसटीसीजी है 40 लाख, एलटीसीजी ऑफ 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
55 lakhs, and long term capital gains on transfer of listed shares 35 lakhs, other income 50 lakhs. आप जरा टोटल ले लो, चाहिए तो वीडियो पॉज करो और टोटल ले लो. 40 plus 10 50, 50 plus 55 105 plus 35, yes 140 plus 50 190. अब इस 190 lakhs पे सरचार्ज आएगा एट 15%. तो आप बोलोगे सर इसमें मतलब 190 lakhs पे पहले टैक्स आएगा और उस टैक्स पे आएगा सरचार्ज एट 15%. तो आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, हमें तो पता है. दैट्स फाइन, बट आप जब थर्ड पॉइंट पे जाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा. ओके, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन. नाउ विच कैपिटल गेन्स, excluding which capital gains, excluding capital gains of 112, मतलब normal long term capital gains. 111A मतलब yes short term capital gains on transfer of listed shares, and 112A मतलब long term capital gains on transfer of listed shares. ये सब एक्सक्लूड करके आपका इनकम एक्सीड होता है 2 CR बट डज नॉट एक्सीड 5 CR. ओके, ये सब एक्सक्लूड करके माय डियर फ्रेंड्स. तो क्या होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आपको. नाउ ऑन दैट इनकम जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज आएगा 25%. और ये जो डिविडेंड इनकम एंड कैप गेन का पोर्शन है ना, उस पे सरचार्ज आएगा सिर्फ 15%. ये खास बात है, याद रखो. ओके, दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड. इसके लिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं. आपका डिविडेंड इनकम था 51 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 111A is 44 lakhs, long term capital gains of 112 is 42 lakhs, and long term capital gains of 112A is 55 lakhs. Other income is 3 crore. तो बहुत आसान सी बात है, अदर इनकम इज 3 crore, मतलब मीन्स your total income excluding the dividend income and cap gains exceeds 2 crore but does not exceed 5 crore. Yes, wonderful. अब क्या होगा, ये जो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़, on this 3 crore surcharge would be calculated at, मतलब जो 3 करोड़ पे टैक्स आएगा on that surcharge would be computed at 25%. ओके, और जो आपका बाकी है इनकम लाइक डिविडेंड इनकम एंड कैप गेन, उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज वुड बी एट 15%. ओके, सो याद रखो. अब तो 112 जो है ना, यस, तो 112 भी अब इस कैटेगरी में आ गया है. उतना ही अमेंडमेंट है. ओके, किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जिसपे सरचार्ज 15% से आगे नहीं होगा. अब where total income excluding dividend income and cap gain exceeds 5 crores, okay, then on such income surcharge will be at 37%. see when I say on such income, उसका मतलब है उस इनकम पे जो टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज होगा 37%. यस, अब देख लो क्या हुआ. और बाकी जो इनकम है, बाकी मतलब डिविडेंड इनकम एंड व्हाट, डिविडेंड इनकम एंड आपका कैपिटल गेन, उसके ऊपर कितना आएगा सरचार्ज, उसके ऊपर जो इनकम आएगा उस इनकम के ऊपर सरचार्ज आएगा एट 15%. विच कैप गेन्स, यू नो all 3 cap gains. yes, you know all 3 cap gains. okay, तो एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल में जंप टू द पॉइंट कि अदर इनकम क्या है. अदर इनकम 6 करोड़ है, मीन्स इट एक्सीड्स 5 करोड़.
अब जो 6 करोड़ के ऊपर जो टैक्स आएगा, उस टैक्स पे इनकम आएगा, उस टैक्स पे सरचार्ज आएगा एट 37%। और जो बाकी इनकम है, मतलब डिविडेंड इनकम एंड कैप गेन, ये जो है, ये कितना है ऑन दैट, मतलब 60 lakhs के ऊपर जो इनकम टैक्स है, 50 lakhs के ऊपर जो इनकम टैक्स है, 42 lakhs के ऊपर जो इनकम टैक्स है, और 65 lakhs के ऊपर जो इनकम टैक्स है, तो इस पे सरचार्ज आएगा एट 15%। आई होप आपने ये सब मेन बैच में किया है, ऑब्वियसली, बट ये जस्ट आपका एक क्विक रिकैप चालू है। और अमेंडमेंट, यस, आई एम गोइंग टू टेल यू अमेंडमेंट, बट स्टिल आपको यदि इसका अलग वीडियो चाहिए, इस कैलकुलेशन का डिटेल्ड कैलकुलेशन का अलग वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, whatever is your need, we are here to fulfill that, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और वैसे भी हमारे जो मिशन सीरीज है, उसमें ये पॉइंट कवर तो होने ही वाला है, एग्रीड, और मैराथन में भी कवर होने ही वाला है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर टोटल इनकम exceeds 2 crores, okay, including dividend income and cap gains, in cases not covered in 3 and 4, then सब इस सब इनकम पे जो टैक्स आएगा, उस पे सरचार्ज आएगा एट 15%। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, चेक। ओके, सो दिस वे you have to discuss, you have to implement, you have to understand surcharge for individuals, okay, and HUF। अब देखो, surcharge for association of persons consisting of only companies as members, तो उसमें एक अलग यू कैन से सरचार्ज का रेट इंसर्ट किया गया है। ओके, अगर इन एसएससीज का इनकम एक्सीड होता है 50 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 1 crore, so surcharge will be at 10% of income tax, and if it exceeds 1 crore then it will be at 15%। ओके, तो पहले क्या था कि जब 1 CR के आगे है तो 15% था। अब एक नया, यस, एक नया यू कैन से थ्रेशोल्ड इंसर्ट किया गया है। इफ योर इनकम इज बिटवीन 50 lakhs to 1 CR, surcharge will be at 10%। Then going to the surcharge, one second, going to the surcharge for firm and LLP or local authority, it remains absolutely same मतलब when total income exceeds 1 CR, it will be at 12%. Surcharge is at 12%, of course, of income tax. For cooperative society, okay, when the total income exceeds 1 CR, okay, 1 CR से आगे है but 10 CR तक है, then surcharge will be at 7%. Okay, something similar to जो companies के लिए है। And for cooperative society whose total income exceeds 10 CR, then it is at 12%. Okay, and in case of cooperative societies जिन्होंने वो alternative tax regime लिया है of 115 BAD, okay, बैड मत पढ़ो, 115 BAD, तो उनके लिए surcharge is always at 10%। okay, वो 12% कैटेगरी में नहीं जाएंगे। and surcharge for domestic and foreign companies remains same। okay, चलो, तो ये हो गया आपका रेट्स ऑफ टैक्स। सो अगर मैं समराइज करूं रेट्स ऑफ टैक्स को, तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। आपको, आपने सपोज AY 22-23 मतलब मई/नवंबर, जून/दिसंबर 22 एग्जाम्स दिए हैं और AY 22-23 किया है, तो यहाँ पे इफ यू आर गिविंग May/June 23 एग्जाम, सो सरचार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स में
ज़्यादा चेंज नहीं है। ओके, सो आपको यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। ओके, हमारा ज़्यादा तो रिवीजन पार्ट था उसमें। ओके, चलो कैश क्रेडिट्स। क्या होते हैं कैश क्रेडिट्स? इसका रेफरेंस है सेक्शन 68 में। ओके, जब कोई भी कैश क्रेडिट है या फिर कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, तो क्या होता है उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज द हायर रेट ऑफ टैक्स। यस, तो ऐसे केसेस में वी आर टॉकिंग अबाउट अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग। ओके, अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग। अब क्या प्रोविजन में अमेंडमेंट किया गया है कि अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो assessing officer will not be satisfied unless it is proved to him that where did the person who has given you loan, जिस बंदे ने आपको लोन दिया है ना, जिस एंटिटी ने आपको लोन दिया है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब तक ये असेसिंग ऑफिसर को समझ में नहीं आता, तब तक असेसिंग ऑफिसर इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम बोल सकता है। ओके, या अनएक्सप्लेन्ड लोन बोरोइंग बोल सकता है, और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स हो सकता है। तो क्या है बेसिकली कि बड़ा ही टैक्स इवेजन हो सकता था। आपने मुझे लोन दिया है, ओके, मैंने एक्सप्लेन किया कि यस दिस इज अ लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स, बट अब असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर मिस्टर एक्स को पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। ओके, if his source of income is justified, then it will be a normal loan for me. If not, if his source of income for that money with him is not justified, so obviously for me also it will become unexplained loan. Okay, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो पैसा मैंने उसको दिया है और उसके थ्रू मेरे बुक्स में मैंने वो रूट किया है। ओके, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ एक कंप्यूटेशन लॉ नहीं है, वो एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये एक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है। ओके, पढ़ लो क्या बोलता है। द अबव सी एनी सम is credited in books and assessee offers no satisfactory explanation regarding its nature and source, then such amount is deemed as income. ओके, और वो इफेक्टिवली आपको पता है 78% पे टैक्स होती है। सर कैसे 78? 60% उसका रेट ऑफ टैक्स होता है, प्लस सरचार्ज ऑफ 12%, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, चेक। यस, अब देख लो सरचार्ज। वेट कैलकुलेशन देखते हैं। 16 टू, हाँ, 25% सरचार्ज। सो 15, 60 प्लस 15, 75, एंड 75 इंटू 4%। यस, तो 78% पे टैक्स होता है इफेक्टिवली ये इनकम। ओके, अब देखो, वो तो आपको पता है पॉइंट। इंपॉर्टेंट है कि अनएक्सप्लेन्ड लोन और बोरोइंग किसको बोला जाएगा। द अबव प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट nature and source of any sum, whether in the form of loan or borrowing, credited in the books of assessee, shall be treated as unexplained. Okay, only source of funds, okay, rather shall be treated as explained. इसको हम करेक्ट लोन कब माने जाएंगे? कब माना जाएगा करेक्ट लोन? ओनली इफ सोर्स ऑफ फंड्स इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लोन प्रोवाइडर। ओके, मतलब आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बी हमारा एसएससी है एंड ए हैज गिवन लोन टू बी, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बी। वी आर डिस्कसिंग इन द बुक्स ऑफ बी। बी हैज taken loan, taken loan from whom? Taken loan from A. Now A has to prove, A has to prove to income tax officer
द सोर्स ऑफ द फंड्स आउट ऑफ विच दिस लोन इज गिवन टू बी। अगर ए वो प्रूफ कर सका तो ही ये एक्सप्लेन्ड लोन माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बी, अदरवाइज वो अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगा और बी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। ओके, यस, तो थोड़ा आपके लिए अनयूजुअल पॉइंट है इसलिए थोड़ा डीप में गया। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो बेझिझक आप यस कमेंट लिखो। ओके, यू प्लीज पुट इट इन द कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स पढ़ते रहता हूँ तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट अगेन, कोई बात नहीं है। बट ये जो एडिशनल कंडीशन है कि क्रेडिटर या लोन प्रोवाइडर का सोर्स ऑफ फंड्स पता होना चाहिए, ये जो एडिशनल पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं है किनके लिए? So this additional condition of satisfactorily explaining the source in hands of creditor would not apply if creditor is venture capital fund or venture capital company registered with SEBI। तो इनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। यस, अब आते हैं एक ऐसी अमेंडमेंट पे जिसका आपके एग्जाम में डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। यस, क्या अमेंडमेंट है? जैसे कि आपको पता है, अब ये अमेंडमेंट जो है वो सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज टॉपिक की है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि परकिजिट्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। मेडिकल बेनिफिट्स के जो परकिजिट्स है तो टू सम एक्सटेंट वो टैक्सेबल नहीं होते। ओके, क्या टैक्सेबल नहीं होता है यूजुअली? तो मैं आपको क्विक एक रिकैप देता हूँ। सपोज एम्प्लॉय इज टेकिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉय ने ट्रीटमेंट लिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये सब कुछ टैक्स नहीं होता है, आपको पता है। अब इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट ऐड किया गया है, कीपिंग इन व्यू कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, तो क्या पॉइंट ऐड किया है? देखो, मतलब जो मेडिकल बेनिफिट टैक्स फ्री होने वाला है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट टैक्स फ्री होने वाला है परक्विजिट, उसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है। तो अब से लेके क्या टैक्स फ्री होगा? रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस एक्चुअली incurred on medical treatment in respect of any illness which is relating to COVID-19, ये होगा टैक्स फ्री परक्विजिट। एंड ये बहुत ही नेसेसरी अमेंडमेंट था, बहुत ही नेसेसरी चेंज था। ओके, क्योंकि जिनको कोविड के इलाज में बहुत खर्चा आया है और वो रीइंबर्स किया एम्प्लॉयर ने और आपने एज अ गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाया, तो ऑब्वियसली कुछ मतलब बेनिफिट ही नहीं है। तो 20-30% टैक्स में चला जाएगा पैसा। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ऐसे समय पे एटलीस्ट ये जो अमाउंट एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉय को, उसको एग्जम्प्ट किया जाए। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप। ओके, बट ऑब्वियसली इसका डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहिए एम्प्लॉय ने, इसके लिए कुछ कंडीशंस डाले हुए हैं। अब क्या कंडीशंस है? अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 90/22 स्पेसिफाइड फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? ओके, एम्प्लॉय हैज टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू एम्प्लॉयर। ओके, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी ये बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब तभी ये जो पैसा आता है रीएम्बर्समेंट एज कोविड-19 एक्सपेंसेस, वो होगा नॉट टैक्सेबल। 1, कोविड-19 पॉजिटिव सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर और मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू बी कोविड-19 पॉजिटिव। ओके, उसमें दो चीजें थी, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट वो होना चाहिए, या फिर मेडिकल रिपोर्ट इन केस it was a clinically established COVID-19, ओके, थ्रू इन्वेस्टिगेशन। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं, बट वो नॉर्मल कोविड-19 टेस्ट करके रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है,
या फिर वो निगेटिव आया लेकिन ही वॉज established or proved to be having COVID-19 through some clinical what you can say tests. So दोनों में से कोई भी रिपोर्ट है तो भी चलेगा. Okay, so COVID-19 positive through investigations in a hospital or inpatient facility by treating physician. Then secondly, all necessary documents of medical diagnosis. Okay, documents of medical diagnosis or treatment of employee or his family member for COVID-19 or illness related to COVID-19 suffered. So there are a lot of diseases, other diseases which may arise because of COVID-19. तो उस डिसीजेस के लिए भी सपोज एक्सपेंस रिएम्बर्स किया है तो वो भी होगा नॉट टैक्सेबल. ओके, सो इलनेस रिलेटेड टू COVID-19 suffered within 6 months from the date of being determined as COVID-19 positive, and certification in respect of all expenditure incurred on treatment of COVID-19 or illness related to COVID-19 of employee. So obviously चाहिए कितना एक्सपेंस किया है उसका सर्टिफिकेशन. ओके, सो एक एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि what will be the treatment of medical expenses, what will be the treatment of medical expenses relating to COVID-19 reimbursed by employer to employee for his treatment or for treatment of his family members. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? That now this is a tax free perquisite, but following conditions should be satisfied. Got it? And आपको ये कंडीशन देने हैं. क्लियर? सो दिस वे ये एक सैलरी में अमेंडमेंट है एंड बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइज. चलो आगे बढ़ते गाइस. और एक आप COVID-19 रिलेटेड अमेंडमेंट देखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टॉपिक में. ओके, वहां पे भी देखोगे. चलो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक. ओके, इसमें डोंट टेक टेंशन, छोटी सी अमेंडमेंट है. जो आप डोनेशन देते हो ना साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, करेक्ट, या फिर इंस्टीट्यूशन को, ओके, तो वो डोनेशन अलाउ तभी होगा आपको, आपने डोनेशन दिया वो आपको अलाउ तभी होगा जब कुछ कंप्लायंस करेगी वो इंस्टीट्यूशन. ओके, तो देख लो क्या है. तो पहले तो यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है मैंने कि 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसएससी टू द फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन. तो आपको पता है कि असेसमेंट ईयर 21-22 से ये 100% अलाउ होता है. पहले वेटेड होता था. वेटेड मतलब 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए तो वो कभी कौन से केसेस में 150% तक मिलता था. बट एनीवेज अब वो भूल जाओ, अब 100% ही मिलता है. ओके, बट अब अमेंडमेंट वो नहीं है, वो पहले से मतलब लास्ट 2 साल से 100% मिलता है आपको. जितना डोनेट किया उतना डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कंडीशनल है. डिडक्शन वुड नॉट बी अलाउड unless such research association, university, college or other institution or company complies with requirements of section 35 subsection 1A. मतलब जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो उस इंस्टीट्यूशन ने सेटिस्फाई करनी चाहिए. अगर वो उस इंस्टीट्यूशन ने सेटिस्फाई की तो ही एज अ डोनर आपको मिलेगा डिडक्शन. ऑब्वियस है, मतलब ये बहुत पहले आना चाहिए था अमेंडमेंट, पहले आना चाहिए था ये चेंज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसएससी टू द फॉलोइंग. तो ये कौन है, किनको करना चाहिए कंट्रीब्यूशन? नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी एंड नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन. आप सब जगह पे देख पा रहे हो वर्ड्स नोटिफाइड,
एंड अप्रूव्ड, मतलब कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन इंस्टीट्यूशंस की, उन एसोसिएशंस की, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है कि नहीं, सेटिस्फाई की है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ओनली इफ दे गो अहेड एंड डू द कंप्लायंस। यस, तो उन्होंने वो कंप्लायंस किया, तो ही एज अ डोनर आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो एग्जाम में क्या इसका इम्पैक्ट होगा? तो एग्जाम में जब भी आप 35 सेक्शन का डिडक्शन लोगे, तो आपको नीचे नोट लिखना है कि वी हैव अज्यूम्ड दैट सच रिसर्च एसोसिएशन हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 35(1)(a). ओके, वो आपको assumption लिखना है, उन्होंने वैसे नहीं दिया है तो, और उन्होंने दिया है सपोज क्वेश्चन में कि दैट पर्टिकुलर एंटिटी डज नॉट सेटिस्फाई विद दिस कंडीशंस, विद दिस रिक्वायरमेंट्स, देन ऑब्वियसली आप 35 का डिडक्शन नहीं लोगे। ओके, चलो, तो वो कंप्लायंस क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। क्या है कंप्लायंस, देख लेते शॉर्ट में। उन एसोसिएशंस ने क्या करना चाहिए? प्रिपेयर प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट, ओके, फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड and deliver or causes to be delivered such statement to prescribed income tax authority or person authorized by such authority in such form, verified in such manner, setting forth such particulars and within such prescribed time. Okay, तो obviously and तो आप ये पढ़ सकते हो, इजी है बहुत, एंड एनीवेज इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फर्दर डोनर को फर्निश करना चाहिए सर्टिफिकेट specifying the amount of donation, okay, in such manner containing such particulars and within such time from the date of receipt of such sum as may be prescribed. अब one more amendment in section, मतलब one more amendment in PGBP. so section 37 का amendment है। section 37 तो सबका फेवरेट सेक्शन है, जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस मतलब कोई भी एक्सपेंस जो आप बिजनेस के लिए करते हो उसका डिडक्शन मिलता है आपको, करेक्ट? उतना अमाउंट आप माइनस कर सकते हो फ्रॉम द एनपी व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। बहुत ही सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या अमेंडमेंट है? उसमें आपको पता होगा कि इफ यू आर डूइंग एनी इलीगल एक्सपेंस, तो वो इलीगल एक्सपेंस ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है। ओके, इफ यू आर डूइंग एनी इलीगल एक्सपेंस, वो अलाउड नहीं है। आप ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते कि वो इलीगल एक्सपेंस बिजनेस के लिए था, तो बिजनेस के लिए ही था तो प्लीज हमें डिडक्शन दे दो जनरल डिडक्शंस 37 में, ऐसा आप स्टैंड नहीं ले सकते। ओके, तो अब उसमें कुछ आ गया है क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, देखते, चेक। सो एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37(1), any expenditure incurred by assessee for any purpose which is offense, you know what is offense, or which is prohibited by law shall not be allowed as deduction or allowance। सीधी सी बात है, क्यों? नहीं तो इट विल बी लाइक आपको इसका डिडक्शन दिया तो इट विल बी लाइक एनकरेजिंग एन ऑफेंस, इट विल बी लाइक इनकम टैक्स एक्ट एनकरेजिंग एन ऑफेंस। ऐसा तो कोई लॉ नहीं कर सकता कि इट विल एनकरेज ऑफेंस। ओके, so that's why such point or such expenses are disallowed। now आगे देखो, the expression expenditure incurred by assessee for any purpose which is an offense or which is prohibited by law would include and would be deemed to have always included। ये जब होता है ना कि deemed to have always included, ये जब आता है ना, इसका मतलब ऐसी अमेंडमेंट है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स पहले से, ऐसा ही इसका मीनिंग था पहले से इसका मीनिंग ऐसा ही इंटरप्रेट करना है। ओके, सो कैसे करना है इंटरप्रेट? फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, वो ऑफेंस इंडिया में माना जा सकता है या आउटसाइड इंडिया में,
फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऑफेंस है प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, यू कैन नॉट अलाउ इट्स डिडक्शन। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। यू जंप द सिग्नल, आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया एंड आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करने की वजह से सिर्फ 500 रुपए फाइन पे किया। ओके, अब ये आप 500 रुपए बिजनेस एक्सपेंस में नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट से दैट यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट फॉर योर बिजनेस, तब आपने सिग्नल ब्रेक किया और तब वो 500 रुपए फाइन है, इसलिए दैट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। नो, you cannot say that. That expense will be disallowed. Okay, because it is for offense which is prohibited by any law in India. Okay, then to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person, whether or not carrying on a business or exercising a profession, an acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law. ओके, मतलब आपने किसी को कुछ गिफ्ट दिया, ये वायोलेशन है, ब्राइब दिया, इन शॉर्ट ये ब्राइब वाला पॉइंट है। तो ऑब्वियसली आप इसका एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते एज अ डिडक्शन। एंड लास्टली, टू कंपाउंड एन ऑफेंस, नहीं, आप कोई भी ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए कुछ अमाउंट दिया तो वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल दिया है, राइट? देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब गिफ्ट्स टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, बाय फार्मास्यूटिकल एंड allied health sector industry, they are in violation of provisions of Indian Medical Council. Okay, professional conduct etiquette and ethics regulations. So suppose फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ऐसे कुछ गिफ्ट्स दिए डॉक्टर्स को, okay, maybe for recommending their medicines or something like this, then it is not allowed by Indian Medical IMC, Indian Medical Council regulations. तो क्या होगा उस केस में? उस केस में उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ऐसे एक्सपेंसेस जो गिफ्ट देने के लिए किए हैं हो जाएंगे डिसअलाउ। ओके, hence such expenditure is considered to be expenses prohibited by law and not allowed in the hands of such pharmaceutical or allied health sector industry or other SSE which has provided aforesaid freebies. Freebies मतलब gifts. ओके, तो ये प्रिंसिपल किस केस लॉ से आया है, वो केस लॉ भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। आपको ये सब नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यस, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है क्या अमेंडमेंट्स है। सो ऐसा कोई डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं है, बट जो सब अमेंडमेंट्स है ना, तो दोज आर बाय वे ऑफ सम एक्सप्लेनेशंस एंड मे बी इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कैलकुलेशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये जो अभी अमेंडमेंट डिस्कस की, इसका इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है कैलकुलेशन में, तो वहाँ पे आपको दे सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एंटिटी है, एंटिटी एंगेज इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, ओके, और उन्होंने कुछ गिफ्ट परचेज किया है, किनके लिए? डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, तो ये अलाउ नहीं होगा। ये सपोज डेबिट किया है P&L में, तो आपको समझना चाहिए अननेसेसरीली एनपी हैज गॉन डाउन, एक्सपेंस डिसअलाउड है, तो आपको करना चाहिए ऐड। ओके, दिस वे ये कंप्यूटेशन में रिफ्लेक्ट हो सकता है। नहीं तो इसका एक सीधा सा सवाल पूछ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फ्रीबीज दिए, मतलब गिफ्ट दिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, तो ये गिफ्ट दिए 2 लाख रुपए के, अब वो उस 2 लाख का एक्सपेंस डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं, नो। ओके, चलो तो हर बार सोचो कि हाँ, ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमेंडमेंट पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एज अ टीचर हम आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, बट आपको उस पाथ पे चलना आपको ही है। यस,
एंड जब आप उस पाथ पे चलोगे आपको डाउट्स आएंगे, आप खुद का माइंड जितना अप्लाई करोगे उतना आपका इंटरप्रिटेशन पावर बढ़ता जाएगा। यस। अब देखो 48.2 48.2 जो है, क्या है ये? डिसअलाउंस। किस चीज का डिसअलाउंस है? इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। ओके, तो अभी इसमें भी क्या इंसर्ट किया है? एक्सप्लेनेशन। गवर्नमेंट के पास एक्सप्लेनेशन एक ऐसा टूल है जिससे वो रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस ला सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब डीम्ड, वो डीम्ड बोलेंगे मतलब पहले से इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होना चाहिए था। मतलब मैं यदि आपको बोलूं कि इस फुल अमेंडमेंट्स के सेशन के बाद आपको मैं बोलूं एक्सप्लेनेशन, यू हैव assumed to be done all these things in the main batch. ओके, इसका मतलब इसके लिए मैंने हर एक प्रोविजन का बैकग्राउंड, आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया, एकदम पहले से पीजीपी क्या होता है वो नहीं बताया ऑब्वियसली। ओके, सो एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने, मेरा एजम्पशन अंडरस्टैंडिंग यही है, कोई भी आप अमेंडमेंट लेक्चर देखते हो तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने पहले लॉ को पढ़ा है। यस, तो ऐसे रिट्रोस्पेक्टिवली मैंने वो समझ लिया है कि आपने पहले से लॉ को पढ़ा है और उसके बेसिस पे मैं आगे वाला अमेंडमेंट सेशन ले रहा हूँ, राइट? तो एक्सप्लेनेशन भी कुछ वैसा ही काम करता है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव चीज बोल सकता है। देखो क्या बोला है यहाँ पे इस 48.2 के एक्सप्लेनेशन में, टर्म टैक्स वुड इंक्लूड एंड वुड, देखो कितना मजेदार पॉइंट है, डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब जब से लॉ एग्जिस्टेंस में आया है तब से, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से मैंने क्या अज्यूम किया है कि आपने पहले लॉ पढ़ा है। तो जब से इनकम टैक्स एक्ट एग्जिस्टेंस में आया है और ये सेक्शन 48.2 है, तब से क्या अजम्पशन है कि टैक्स इंक्लूड्स सरचार्ज और सेस by whatever name called on such tax. So obviously जैसे इनकम टैक्स डिसअलाउ होता है पीजीबीपी कैलकुलेट करते वक्त, तो ना ही इनकम टैक्स डिसअलाउ होगा पर सरचार्ज भी डिसअलाउ होगा, और कोई सेस है तो सेस भी डिसअलाउ होगा। ओके, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वैसे देखा जाए तो, पहले से हम वही समझते आ रहे हैं। ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के सम में इनकम टैक्स को डेबिट किया है, सरचार्ज को डेबिट किया है, सेस को डेबिट किया है पी एंड एल में, और आपका एनपी आया है, तो आपको पीजीवीपी निकालते वक्त इनकम टैक्स को भी ऐड बैक करना है, सरचार्ज को भी ऐड करना है, सेस को भी ऐड करना है। क्लियर? यस, वंडरफुल। देन 43B। ओके, आप सपोज सेक्शन नंबर से कनेक्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। क्या होता है 43B? आपको याद होगा सर्टन पेमेंट मेड टू इंडियन रेलवेज, सेकंड, yes, certain payment made to Indian Railways. Second, statutory dues, certain payment to employees like bonus, commission, leave salary, and lastly payment of interests to banks, financial institutions. ये जो 4 टाइप के एक्सपेंसेस है ना, उनका डिडक्शन तभी मिलता है जब आप उनका एक्चुअल में पेमेंट करते हो। कब पेमेंट करते हो? अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अरे सर थोड़ा डीप में समझाओ। समझाता हूँ। देखो सपोज पीवाई 22-23 के लिए आपने डेबिट किया बोनस, ओके, एंड आपने डेबिट किया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आपने डेबिट किया 22-23 में। अब 22-23 का रिटर्न फाइल कब होगा? इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल होगा AY 23-24 में। ओके, सो ड्यू डेट एज्यूम करो कि ड्यू डेट आपके लिए है 31 जुलाई, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। सपोज 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट है।
Okay, your individual carrying business to whom audit is not applicable. So 31st जुलाई आपके लिए ड्यू डेट है. अब यदि आपने 31st जुलाई तक वो जो इंटरेस्ट था वो 31st जुलाई 23 तक पे नहीं किया, तो क्या होगा? तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा डिसअलाउ फॉर 22-23. ओके, वो अलाउ कब होगा? अलाउ होगा नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर व्हेन यू एक्चुअली पेड. ओके, तो ये 43 बी है. अब सर अमेंडमेंट क्या है? देखो, अमेंडमेंट ये है कि आपके पास आपने लोन तो लिया है और आपके पास अब इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे नहीं है. यू डोंट हैव फंड्स टू पे द इंटरेस्ट. सो आपने क्या किया? आपने किया वो इंटरेस्ट कन्वर्ट लोन में या बोरोइंग में या डिबेंचर में या कोई भी बाकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में. मतलब ये ऐसा बिजनेसेस करते हैं कि मुझे आपको इंटरेस्ट पे करना है ऑन 1 करोड़ ऑफ लोन एंड दैट इंटरेस्ट इज 10 लाख रुपीज. तो अब मैं क्या करूंगा? 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है पे करने के लिए, तो आई विल इश्यू डिबेंचर्स ऑफ माई कंपनी. ठीक है. नाउ दिस एक्ट ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, इज इट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? सो गवर्नमेंट सेज नो, यू हैव एक्चुअली नॉट डन द पेमेंट. आपने क्या किया? सिर्फ लायबिलिटी को कन्वर्ट किया, एक फॉर्म से अदर फॉर्म में लायबिलिटी को कन्वर्ट किया आपने, तो आप इसको पेमेंट कैसे बोल सकते हो? गॉट इट? तो गवर्नमेंट सेज it will not be allowed as deduction. Okay, it only means that liability to pay is deferred to future date. आपने क्या किया है? आपके ऑब्लिगेशन को आगे ढकेल दिया है. एंड इट डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, तो डिसअलाउ होगा. ओके, बट ऑब्वियसली अलाउ कब होगा? आप सपोज नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, आप जब ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योर करोगे ना, तब अलाउ हो जाएगा. मतलब डिबेंचर्स है तो वो रिडीम हो जाएंगे ना. जिस साल में वो रिडीम हो जाएंगे, देखो मेरे एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पेएबल था, वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया. अब सपोज 5 साल के बाद वो डिबेंचर्स रिडीम किए क्योंकि मेरे पास फंड्स आ गए. अब 5 साल के बाद जब वो डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, तब अलाउ हो जाएगा वो इंटरेस्ट एज डिडक्शन. आपको मैजिक लगेगा कि अरे वी आर चेकिंग बुक्स ऑफ 28-29 में डिबेंचर्स रिडीम किए हैं, वो तो इश्यू किए थे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में. क्यों इश्यू किए थे? उसके अगेंस्ट क्या मिला था आपको? कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट पेएबल था, उसके अगेंस्ट आपने वो डिबेंचर्स इश्यू किए थे. अब वो जो रिडीम किए, मतलब वो जो पे किए एक्चुअली, तब आपको वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. जो 22-23 में डिसअलाउ हुआ था, वो से 28-29 जब आपने रिडीम किए तब अलाउ हो जाएगा. ओके, सो सी, डिडक्शन विल बी अलाउड. हाईलाइट में हाईलाइट, डिडक्शन विल बी अलाउड in the PY in which the converted interest is actually paid. Okay, अब ये हाईलाइट में हाईलाइट क्या है? देखो, जो लोग सिर्फ नोट्स देखेंगे ये, उनको भी तो मेन पॉइंट समझ में आने चाहिए. यस, तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा यही कंसर्न रहता है. मैं तो बोलूँगा मेरा नहीं, जो MEPL पे सब फैकल्टीज है, कंसर्न यही रहता है कि स्टूडेंट को मतलब बहुत कंफर्ट देना चाहिए. स्टूडेंट का कहीं पे भी स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट को बहुत कन्वीनियंस देना चाहिए. यस, तो हम हमेशा उस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं. इसलिए आपको क्या करना है? सिंपल, इस वीडियो को लाइक करना है. सर क्यों लाइक करना है? उससे क्या होगा? देखो यूट्यूब इस क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम से चलता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स उतना वो रेकमेंड करेगा ज़्यादा लोगों को. तो इफ़ यू फील कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, तो आपने ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करना चाहिए. सीधी सी बात है. व्हाई टू कीप गुड थिंग्स ओनली फॉर यू? शेयरिंग इज केयरिंग. यस, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दो. इसके नोट्स भी प्लीज़ डाउनलोड कर दो टेलीग्राम चैनल से.
Quite sure कि you have subscribed to the channel and hit the bell icon. Yes, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ये तो आज पार्ट 1 चालू है, पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 के बाद वो एक टीडीएस वाला सेक्शन है 194 आर, उसके सर्कुलर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आने वाले विथ एग्जांपल्स। तो इतना कंटेंट है और ये सब कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यस, तो वो सब कुछ आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो ये हो गए पीजीबी वाले अमेंडमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे, जो कि है कैपिटल गेन्स की। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कंप्यूट CII, मतलब यू हैव टू कंप्यूट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर क्या है? देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन याद है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन multiplied by CII for the PY in which asset is transferred upon CII for the PY in which asset is acquired। याद है ना? यस। तो वो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, वो हर साल गवर्नमेंट हर प्रीवियस ईयर के लिए यस वो नोटिफाई किया जाता है। तो इस साल के लिए मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए वो CII है 331। ओके, जो 21-22 के लिए था 317। उसके पहले था, आपको पता है हिस्ट्री, बेस ईयर कौन सा है? 2000-2001 जब था 100। ओके, तो जो चीज, जो एसेट तब 100 में मिलती थी, तो अब वो 22-23 में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? उसकी वैल्यू हो गई है 331। ओके, तो ऑब्वियसली आपको इसका लॉजिक जानना है और इसके और डिटेल में जाना है, तो हमने ऑब्वियसली ये भी किया है, क्या? मिशन सीरीज। आप मिशन सीरीज देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाओ, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मिशन सीरीज में जाके कैपिटल गेन्स वाला सेशन देख लो। आपको LTCG में इंडेक्सेशन क्यों लगाते हैं वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, विद एग्जाम्पल दिया है वो कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब एक ऐसी अमेंडमेंट, मतलब जो ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। ओके, देखो, iOS वाली अमेंडमेंट है। आपको सपोज याद है कि एक सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B होता है। अरे सर क्या होता है वो तो बोलो, बोलने वाला हूँ ऑब्वियसली। एक कंपनी है सपोज, ओके, इन विच पब्लिक इज नॉट इन विच पब्लिक आर, हाँ, नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब एक ऐसी कंपनी है, ओके, इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मान के चलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर्स इशू किए एट प्रीमियम। सर प्रीमियम क्या है वो तो पता है, 100 रुपीज के शेयर इशू किए हैं एट 120। तो प्रीमियम कितना आ गया? प्रीमियम आ गया 20। बट उस कंपनी के शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ 110 थी। उस कंपनी के शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 110 थी। तो गवर्नमेंट बोलती है वो जो है ना 10 रुपए, कौन से 10 रुपए? 120 को इश्यू किया, मतलब इश्यू प्राइस माइनस 110 द फेयर मार्केट वैल्यू। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये टैक्स होता है। अंडर विच हेड? अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो अब अमेंडमेंट क्या है? इस कैलकुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा। ओके, क्या हमने इसके भी एग्जाम्पल्स लिए हैं? यस, मिशन सीरीज में भी लिए हैं। सो आप जाओ IFOS टॉपिक में देख लो। अब इसमें चेंज क्या है? These provisions would not be attracted where consideration for issue of shares is received by venture capital undertaking or venture capital fund or venture capital company or specified fund। ओके, तो ऑब्वियसली दोस्तों
या अमेंडमेंट इतनी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इंटर के लिए नहीं है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है फाइनल लेवल के लिए। ओके, चलो, बट सिंस इस टॉपिक से रिलेट करती है तो मैंने सोचा कि लेट्स पुट दैट अमेंडमेंट हियर। आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट वाली अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी? 110% यस। पक्का से नेक्स्ट अमेंडमेंट को एकदम बढ़िया से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं भी जितना हो सके उतना डीप में जाऊंगा इस अमेंडमेंट के। ओके, क्या है ये? आपको तो पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका फेवरेट टॉपिक। उसमें अमेंडमेंट है इन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56। क्या है सेक्शन 56? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, गिफ्ट्स, याद है ना, गिफ्ट्स आर टैक्सेबल। गिफ्ट्स मतलब क्या? रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये टैक्सेबल है। यस सर, ये टैक्सेबल है, बट कुछ चीजों में ये टैक्सेबल नहीं है। याद दिलाता हूं आपको, याद दिलाता हूं। जब रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो नॉट टैक्सेबल होता है ना। रिलेटिव की डेफिनेशन भी देख ली। अच्छा, ये भी रिवाइज करना है, जाओ मिशन सीरीज में जाओ, देख लो। डेप्थ में लिया है मिशन सीरीज। ओके, मिशन सीरीज देखोगे तो आई एम क्वाइट श्योर एग्जाम्शन मार्क्स तो लाओगे। जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो पक्का से पक्का क्लियर हो जाएंगे, माय गारंटी गाइस। ओके, देखो, फोकस, लेट्स कम बैक। मैं बड़ा ऑब्सेस हो जाता हूँ। चलो आप समझ लो प्लीज। देखो, तो रिलेटिव से गिफ्ट नॉट टैक्सेबल है, या फिर ये भी पढ़ा है कि गिफ्ट इन कैश इज नॉट टैक्सेबल if it does not exceed 50,000 and gift on occasion of marriage is not taxable, मैरिज ऑफ एसएससी, खुद के मैरिज पे जो गिफ्ट मिलता है नॉट टैक्सेबल होता है, ये सब कुछ पढ़ा है। तो उसमें, उस लिस्ट में कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अब ऐड की है, जो मैंने आपको पहले बोला था, जो कोविड-19 के रिलेटेड है। ओके, देखो, तो कोविड-19 के रिलेटेड क्या चीजें हैं? तो हुआ ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली जिनको कोविड हो गया, ओके, तो अ, उनके एम्प्लॉयर्स ने तो मदद की, वो हमने देखा, रीएम्बर्स किया एक्सपेंस। वो एक्सपेंस तो हमने देखा अब नॉट टैक्सेबल होगा ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ सम कंडीशन, सैलरीज में देख लिया। अब यहाँ पे देखो, सम रिसीव्ड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment. Okay, बाय एन इंडिविजुअल को पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, किससे मिला? एनी पर्सन। मेरा रिलेटिव है क्या? नहीं। रिलेटिव है क्या? नहीं। दोस्त है क्या? शायद यस। कोई भी किससे से भी मिला। ओके, किसके लिए मिला? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड, मैंने कुछ एक्सपेंस किया फॉर व्हाट? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ माय फैमिली मेंबर फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड। ओके, देखो, कोविड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते थे डेंजरस, आई डोंट वांट टू मेंशन देम, क्योंकि उस चीज में जाते नहीं अभी, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी थे, साइड इलनेसेस भी थे, इसलिए लिखा गया फॉर एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। ओके, तो वो सब अमाउंट्स जो मुझे मिले हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, तो वो अमाउंट्स हो जाएंगे नॉट टैक्सेबल। बहुत वैलिड भी पॉइंट है कि मुझे किसी से मदद मिली, ओके, और वो सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स कर दी, तो क्या फायदा उस मदद का? तो गवर्नमेंट ने भी अपना पार्ट करना चाहिए बाय नॉट टैक्सिंग इट। सो राइटफुली ये अमेंडमेंट आ गई है, ओके, कि डोंट टैक्स दिस। बट ऑब्वियसली सपोज कंडीशंस नहीं डाले तो लोग इसका डिसएडवांटेज लेंगे। तो क्या कंडीशंस है? देखो, इंडिविजुअल हैज टू कीप रिकॉर्ड, किस चीज का रिकॉर्ड? ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे वहां पे भी डिस्कस किए थे, कोविड-19 पॉजिटिव सर्टिफिकेट, ओके,
मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू बी कोविड-19 पॉजिटिव, ये होना चाहिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट, ये प्रूफ तो होना चाहिए कि हुआ था कोविड। एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट of individual or family member due to COVID-19 or illness related to COVID-19 and is illness related to COVID-19, ये सफर होना चाहिए विद इन 6 months, ये कंडीशन गवर्नमेंट ने डाली है, विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड एज COVID-19 पॉजिटिव। ओके, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट so received in any financial year has to be furnished in form number 1 to the income tax department, okay, within 9 months from end of the financial year or within 9 months from the end of the financial year, whichever is later. इस टाइम फ्रेम में आपके अपने डिटेल गवर्नमेंट को फर्निश करनी चाहिए। ओके, समझ में आया? विद इन 9 months from end of financial year और अप टू 31st December 22, whichever is later, यहाँ तक आपने वो डिटेल फर्निश करनी चाहिए। ओके, एंड ऑब्वियसली ये अमाउंट किसके लिए है? ट्रीटमेंट के लिए है। आप ठीक से समझ लो, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जो एक्चुअल खर्चा किया है ना, वही नॉट टैक्सेबल होगा। मतलब सर क्या बोल रहे हो? देखो, मतलब मुझे 5 लाख रुपए मिले, उसमें से 4 लाख रुपए स्पेंड हुए ट्रीटमेंट के लिए और उसके डॉक्यूमेंट्स आई हैव मेंटेन्ड, तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे टैक्सेबल। गॉट इट? ये पॉइंट है। तो एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट विल बी नॉट टैक्सेबल, ये याद रखना, बिकॉज बोला गया है यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या बोला गया है, अनदर एक और क्लॉज डाला गया है जो कि अमाउंट रिसीव होगी तो टैक्सेबल नहीं होगी। सम इज रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, उससे भी वर्स्ट, कुछ फैमिली में डेथ हो गई, ओके, इसलिए अमाउंट मिला है। किससे मिला है? एम्प्लॉयर से मिला है। ये मेडिकल रिइंबर्समेंट से अलग है, ये एम्प्लॉयर से मिला है ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो ये एग्जम्प्ट मतलब नॉट टैक्सेबल हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। ओके, एक्स एसएससी है, ओके, एक्स एसएससी है, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो उसका जो एम्प्लॉयर है ना, उस एम्प्लॉयर ने 15 लाख रुपए उसके फैमिली को दिए एज अ सम टाइप ऑफ ग्रेटिट, मतलब एज सम टाइप ऑफ कर्टसी, तो वो हो जाएगा नॉट टैक्सेबल विदाउट एनी लिमिट। और फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, मतलब अदर देन एम्प्लॉयर, टू द एक्सटेंट दैट सच सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम्स इज अप टू ₹10 lakhs, 10 लाख तक नॉट टैक्सेबल होंगे इफ दे आर फ्रॉम अदर पर्सन्स। ओके, बट ऑब्वियसली इसके लिए भी कंडीशंस सेटिस्फाई करने हैं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं? Cause of the death of such person should be related to COVID-19 and the payment should be received within 12 months from date of death of such person and subject to other conditions as may be notified by government. याद रखो कि 12 months from the death, 12 months के अंदर ये पैसे आने चाहिए। ओके, अदर देन एम्प्लॉयर से मिला तो लिमिट कितना है? 10 लाख रुपीज। एम्प्लॉयर से मिला तो नो लिमिट। किसके एम्प्लॉयर से? एम्प्लॉय ऑफ द डिसीज्ड पर्सन।
अब गवर्नमेंट ने क्या कंडीशंस डाले हैं? डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। ये कंडीशंस पढ़ने में भी डेंजर लगता है, बट अभी हम तो क्या, हमें एग्जाम देना है, हमें ये चीजें समझनी चाहिए। डेथ ऑफ इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमाइंड एज कोविड-19 केस। जेन्युइन कोविड-19 से डेथ हुआ है, ओके, बाकी रीजन से नहीं हुआ है, कोविड-19 की वजह से डेथ हुआ है, विद इन 6 months, okay, for which any sum of money has been received by the member of the family, and family member of individual has to keep a record of the following documents. Okay, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा इस फैमिली मेंबर को टू नॉट टैक्स दैट अमाउंट? कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट होना चाहिए या फिर मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। ये पॉइंट सब जगह पे आपने देखा है, कॉमन है। एंड लास्टली, इन दिस केस मेडिकल रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए मेंशनिंग द रीजन ऑफ द डेथ एज कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिसीज। एंड ये इंफॉर्मेशन भी सबमिट करनी चाहिए गवर्नमेंट को विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ सच FY और 31st December 2022, whichever is later. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो कोविड-19 रिलेटेड 3 चीजें हैं, ओके। तो वन इज दैट मेडिकल रिएम्बर्समेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, वो नॉट टैक्सेबल है। वो यूजुअली एनी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट यूजुअली टैक्स होता है सैलरीज में, बट ये नॉट टैक्सेबल है। सेकंड, जो भी अमाउंट्स मिले हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 वो नॉट टैक्सेबल है। एंड थर्ड, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, उसके एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट मिला है, कोई भी अमाउंट होने दो, वो कितना भी अमाउंट होने दो, नॉट टैक्सेबल है। एंड किसी अदर पर्सन से मिला है तो वो नॉट टैक्सेबल है। इफ इट इज अप टू रुपीज 10 lakhs नॉट टैक्सेबल, 10 लाख के आगे टैक्स होगा, ओके। टू द एक्सटेंट लिखा है ना, मतलब 12 लाख रुपीज मिले तो 2 लाख टैक्स होंगे। एंड ऑब्वियसली ऑल दिस, व्हाट यू कैन से, ऑल दिस बेनिफिट ने तो नहीं बोल सकते, बट ऑल दिस अमाउंट्स टू बी नॉट टैक्स, कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड, कि वो कोविड-19 का रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट, ओके, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड फैमिली का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल एंड parents, brothers, sister of individual, or any of them wholly or mainly dependent on that individual. Up. So I hope you have understood all these amendments. यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। Deduction in respect of employer's contribution to pension scheme notified by central government, 80 CCD subsection 2 जो है ना, अभी आपको याद दिलाता हूँ क्या है। देखो, 80 CCD आपने किया है, क्या CCD, ऐसा पूछ रहे हो क्या CCD? 80 CCD, ओके। तो जिसमें न्यू पेंशन स्कीम वाला, यस, तो उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या दिया गया है कि एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन तो इज अलाउड एज डिडक्शन। आपको पता है कि वो मिलता है विद इन लिमिट ऑफ दैट 1.5 lakhs, बट एडिशनल लिमिट भी है 50,000 रुपीज 80 CCD 1B की। ठीक है सर, ये याद आ गया, वंडरफुल। तो 80 CCD 2 भी याद होगा आपको, उसमें दिया गया था कि एम्प्लॉयर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है फॉर एम्प्लॉय,
वो पहले ऐड होता है एज अ बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, करेक्ट, वो ऐड होता है एज अ बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या होता है, वो जीटीआई में आ जाता है, बट उसमें से डिडक्शन मिलता है ऑफ 80 CCD 2, और वो डिडक्शन को मॉनिटर सीलिंग लिमिट क्या है, मॉनिटर सीलिंग लिमिट है, देखो, आप इन फॉर एनी अदर एम्प्लॉयर 10% ऑफ salary here is basic plus DA, okay, that DA which is terms of employment। एनीवेज बात यहाँ पे क्या, अमेंडमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने सपोज वो एम्प्लॉयर है, तो ये 10% ना होके 14% तक डिडक्शन मिलता है, 14% ऑफ सैलरी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे और एक वर्ड ऐड किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, दैट इज द अमेंडमेंट। तो अब बेझिझक, सैलरी सपोज 20 लाख है, जो सैलरी की डेफिनेशन में आती है यहाँ पे, वो 20 लाख है, स्टेट गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर, तो आप उस एम्प्लॉय के लिए 20 lakhs इंटू 14%, मतलब 2,80,000 तक डिडक्शन ले सकते हो मेरे एग्जाम्पल में। गॉट इट? चलो, सो छोटी अमेंडमेंट है बट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ओके, देन गाइस, नेक्स्ट पेमेंट, अब आते हैं टीडीएस पे, ओके, बट ये जो टीडीएस है, ये जैसे इसका 194 IA करेंगे सेक्शन, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 194R, आपने शायद AY 22-23 के लिए भी पढ़ा होगा, बिकॉज वो एप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 22 से ही, ओके, तो बट वो भी मैं आपको फिर से बताऊंगा इस सेशन में। अब 194I का थोड़ा जो अमेंडमेंट है छोटा सा, वो बता दूंगा, 194R का बेसिक बता दूंगा, ओके, बट उसके ऊपर जो इश्यूज है ना, इश्यूज dealt by circular number 12 with respect to this 194R section, वो हम करेंगे एक इसके लिए स्पेशल सेशन लेके, ओके, उसके लिए हम एक स्पेशल सेशन लेंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, ओके। आप कमेंट बॉक्स में डालो आपको स्पेशल सेशन चाहिए कि नहीं 194R के लिए, डू यू वांट अ स्पेशल सेशन फॉर दैट? उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें हैं, ये क्या क्वेश्चंस है जो ऐसे मतलब जो आ सकते थे 194R में, और उसका सॉल्यूशन क्या दिया है सर्कुलर ने। एनीवेज, समझ में आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है, पहले 194IA में क्या चेंज है, क्या है 194IA, याद है ना आपको, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब आपने सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हाउस या बंगलो या प्लॉट ऑफ लैंड, विच लैंड, विच लैंड, नॉर्मल प्लॉट ऑफ लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, या फिर कोई हाउस बंगलो परचेज किया एंड यू आर मेकिंग पेमेंट एंड दैट पेमेंट एक्सीड्स 50 lakhs, then you have to do TDS, then you have to do TDS at 1%, ओके। चेंज क्या है सर, चेंज क्या है इसमें, चेंज ये है कि यू हैव टू डू 1% ऑफ TDS, 1% ऑफ व्हाट, आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, you are paying 60 lakh rupees suppose, but stamp duty value of that property is 65 lakhs. So guys, TDS will not happen on 60 lakhs, it will happen on 65 lakhs, because it will happen on such sum or stamp duty value of property whichever is higher। ये एक आप याद रखो, 1। फर्दर ये 194IA अप्लाई होने के लिए, ये अप्लाई होने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कंसिडर करना है, ओके। ये अप्लाई तब होगा जब दो केसेस में अप्लाई हो सकता है,
Case 1, the sale price exceeds 50 lakhs, और सेकंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50 lakhs. दोनों में से कुछ भी 50 लाख के आगे गया ना, 50 लाख या 50 लाख से आगे गया ना, दोनों में से कुछ भी, तो ये प्रोविजंस अप्लाई होने वाले हैं. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक गवर्नमेंट नया पॉइंट लेके आई है, एप्लीकेबिलिटी में भी और परसेंटेज अप्लाई करने के लिए भी. ओके, आई होप पॉइंट क्लियर है आपको. चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. अच्छा, आपको चाहिए एक एग्जाम्पल, एप्लीकेबिलिटी के लिए एग्जाम्पल चाहिए? ओके, दे देता हूं. 1, सपोज stamp duty value of property is 52 lakhs, but actual amount that I am paying is 48 lakhs. Provisions of 194I will apply because stamp duty value is not less than 50 lakhs. याद समझ में है? दोनों में से कुछ भी 50 लाख से आगे गया तो ये प्रोविजन अप्लाई होने वाला है. यस, और वह अप्लाई कौन से अमाउंट पे होने वाला है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल प्राइस पेड विचएवर इज हाइयर, उस अमाउंट पे 1% करना है टीडीएस. वंडरफुल वंडरफुल. चलो अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस सेशन. कितना हो गया सेशन? ओ, ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes का हो गया. ओके, चलो. तो क्या है 194R? बहुत ही बढ़िया है सेक्शन. और क्या मतलब, देखो बिजनेस में ऐसा नहीं है हमेशा पेमेंट्स कैश में ही होते हैं. आप बोलोगे सर मतलब, देखो मेनी टाइम्स इन बिजनेस पेमेंट्स आर डन एज गिफ्ट्स. मतलब एक इजी एग्जांपल देता हूँ. इफ यू परचेस 1 लाख यूनिट्स फ्रॉम मी ड्यूरिंग द ईयर, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ समथिंग, एंड मैं आपको बोलता हूँ कि आपने इस साल 1 लाख यूनिट्स परचेस किए मुझसे या उससे ज्यादा, तो आपको फॉरेन हॉलीडे फ्री, आपको फॉरेन हॉलीडे मिल जाएगा एज अ प्राइज. तो ये फॉरेन हॉलीडे भी एक्चुअली पेमेंट ही है. अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने 1 लाख यूनिट से ज्यादा परचेस किए, ये प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपको फॉरेन हॉलीडे गिफ्ट किया. ओके, अब आप फॉरेन हॉलीडे एंजॉय करोगे. एक्चुअली आपका ये बिजनेस इनकम है. आप ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे ही नहीं. आप ये बिजनेस इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. एक्चुअली आपका ये इनकम है, बिकॉज इनकम इज नॉट नेसेसरीली इन मनी टर्म्स, इट कैन बी इन काइंड. तो गवर्नमेंट ने एक वे आउट निकाला. क्या वे आउट निकाला? मैंने ये फॉरेन हॉलीडे आपको देते वक्त आपका टीडीएस करना चाहिए एट 10%. तभी मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूँ. गॉट द पॉइंट? आपको अब गिफ्ट, आप इसको गिफ्ट बोल सकते हो, स्कीम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. ओके, जब मैं टीडीएस करूंगा तभी और तभी मैं गिफ्ट दे पाऊंगा. तो इससे गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई. अब कुछ भी होके आपको इसको इनकम दिखाना ही पड़ेगा. यस, वंडरफुल. तो ये है 194R. बट सर, तो इतना सिंपल है. अरे दोस्तों, सिंपल तो है, बट इश्यूज अलग अलग आ सकते हैं, स्कीम्स अलग अलग हो सकती है. तो उसमें एसएससीज को बहुत सवाल हो सकते हैं. उसके लिए गवर्नमेंट ने निकाले सर्क्यूलर्स. वो सर्क्यूलर्स में बोल रहा हूँ, हम नेक्स्ट सेशन है उसके ऊपर डेडिकेटेड सेशन लेंगे. ओके, उस सेशन का ड्यूरेशन 1 घंटा होगा. ओके, वो फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल होगा. वो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो. ओके, बट एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स उसको डिस्कस नहीं करेंगे. चलो देखो, एप्लीकेबिलिटी. एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्या? Any person who is responsible for providing to a resident any perquisite, benefit, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of profession, okay, has by resident, has to before
providing such benefit to resident, ensure that tax has been deducted in respect of such perquisite. कितना होना चाहिए टैक्स? टैक्स होना चाहिए 10%. Got it? Of the value or aggregate of value of such benefit or perquisite. Yes. Okay. So ये हो गया आपका 194R. ये अप्लाई कब नहीं होता है? ये अप्लाई तब नहीं होता है जब ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज नॉट एक्सीडिंग 20,000. अगर छोटी सी वैल्यू है 20,000 तक साल में, हाँ, एग्रीगेट लिखा है, देखो ऐसे पढ़ो इनकम टैक्स को, कौन से वर्ड्स कैच करने हैं ये पता होना चाहिए. एग्रीगेट लिखा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. इफ इट इज अप टू 20,000 डोंट अप्लाई दिस प्रोविजंस. छोटा मोटा गिफ्ट है, दे सकते हो विदाउट टीडीएस. एंड अगर आप इंडिविजुअल हो, एज ए इंडिविजुअल इन डूइंग बिजनेस or HUF doing business, you're giving such gift, then don't do TDS. Then don't do such TDS. आपको इतने डिफिकल्ट कंप्लायंस में हम नहीं डालना चाहते. ओके, बट आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 CR से ज्यादा था, या प्रोफेशन में हो और जिसका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा था, तो आपको तो हर कंप्लायंस करना चाहिए. तो आपने टीडीएस भी करना चाहिए 194R वाला. गॉट इट? इन शॉर्ट, नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स हुज बिजनेस और प्रोफेशन इज स्मॉल इन वॉल्यूम. ओके, चलो, नाइस गाइस, नाइस, वंडरफुल. आई एम हैप्पी कि आपको 194R जैसा प्रोविजन समझ में आया. ओके, अब 194R वाला बाकी डिस्कशन आपके ऊपर डिपेंड है. आपको इसके ऊपर अलग वीडियो चाहिए कि नहीं, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ. आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में लिखो 194R जिंदाबाद. ओके, जस्ट किडिंग. कमेंट में एक अच्छी तरह से कमेंट करो डिसेंटली. वी वांट वीडियो ऑन 194R वाले सर्कुलर. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. देखते कितना डिमांड है, उस डिमांड के ऊपर मेरा सप्लाई डिपेंड होगा. चलो, last thing guys for this session, if you have watched this session at one go, wonderful, 1 hour 32 minutes, well done. ओके, आप पक्का लिखना कमेंट में कि आपने 1 go में देखा है. तो यस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कौन सी अमेंडमेंट आपको लगता है कि यस उस पर क्वेश्चन बन सकता है. आप भी दिमाग लगाओ, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ. यस, आपको टाइम स्टैम्प्स डालने, टाइम स्टैम्प्स डालो कमेंट में. टाइम स्टैम्प्स पता है ना? यस. चलो, लास्ट थिंग गाइस फॉर द डे. अब क्या है, 206 ए भी एक सेक्शन है. ओके, वो क्या बोलता है, हायर रेट ऑफ टीडीएस किसके लिए? फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, मतलब यू आर माई पेई. यू आर माई पेई मतलब मैंने आपसे कुछ ट्रांजैक्शन किया है. आई एम पेएबल टू यू प्रोफेशनल फीस. सपोज आई एम पेएबल टू यू प्रोफेशनल फीस, तो टीडीएस का परसेंटेज कितना है प्रोफेशनल फीस पे? तो ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो. अरे पूछ सकता हूँ मैं, इट्स माय राइट टू आस्क यू क्वेश्चंस. 10% है ना 194J वाला. यस. तो अब गवर्नमेंट देखो क्या बोलती है. यदि आपने मतलब पे ने सपोज देखो, सेक्शन 206AB requires tax to be deducted at source under provisions of this chapter मतलब TDS वाला chapter, on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person at a higher of the following rates. तो आपने ना पे ने आईटीआर फाइल नहीं किया,
अप टू ड्यू डेट, ITR ऑफ लास्ट ईयर अप टू ड्यू डेट आपने फाइल नहीं किया तो मैंने आपका TDS करना चाहिए एट व्हाट रेट, एट ट्वाइस द रेट। ट्वाइस द रेट मतलब हमारे एग्जाम्पल में जो 194J वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें 20%। क्यों 20? अभी तो बोला था 10 इज ओरिजिनल, 10 इंटू 2 20%। 20% से करना चाहिए या 5% से, विच एवर इज हाइयर, सो 20 से करना चाहिए। अब ये प्रोविजन तो पहले से थी, तो सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है, देखो अमेंडमेंट क्या है, ये जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं है। कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं है? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दी, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दी कि सपोज वो जो पे है ना, पे उसने फर्निश नहीं किया रिटर्न, तो बहुत ही ज्यादा TDS होगा, बहुत ज्यादा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा। तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ा पैसिफाई कर दिया। पैसिफाई कर दिया मतलब थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट कर दिया। अब ये प्रोविजंस किनको अप्लाई नहीं होगी? इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी, पहले ही सैलरीड इंडिविजुअल्स का TDS इतना ज्यादा कट हो जाता है, सैलरीड इंडिविजुअल्स हमेशा परेशानी में रहते हैं कि इतना TDS कट हो जाता है। That TDS, you know, for salaried individuals is the income tax payable by them. अब वो बेचारे सैलरीड लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनका TDS आप सपोज डबल करोगे तो उनके हाथ में क्या सैलरी बचेगी? कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है फॉर गॉड से कीप देम आउट। सो 192 वाले लोग इससे बाहर होंगे। ओके, एम्प्लॉयज ने रिटर्न फाइल नहीं भी किया टाइम में तो भी आप उनका नॉर्मल TDS ही कट करना प्लीज। 192A, ओके, वो प्रोविडेंट फंड वाला। 194B, 194BB अपना सबसे फेवरेट, हॉर्स रेसेस, लॉटरी विनिंग्स, 30% इज द रेट ऑफ TDS, इजंट इट? तो उस केस में आप 30 का डबल तो नहीं कर सकते, 60। 194IA, 194IB, वो क्या है? अभी देखा आपने 194IA, फिर से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। 194IB रेंट वाला, यस, रेंट 50,000 से आगे है पर मंथ, तो वो जो है उसमें 5% रेट है TDS का। वो 194 LBC आप फाइनल में देखोगे। ओके, 194M क्या है? M वो जब इंडिविजुअल बहुत एक्सेसिव पेमेंट्स पे करता है ना, 50 लाख के आगे, टू हुम? टू द कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स, यस, और टू कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोफेशनल्स और कमीशन वाला पेमेंट एजेंट को 50 लाख से ज्यादा एनम में करता है ना, तब वो 194 में अप्लाई होता है। तो उस केस में भी ये डबल वाला प्रोविजन अप्लाई मत करो, और 194N के केस में भी मत करो। ओके, सो दिस वे गाइस, दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द अमेंडमेंट्स टिल दिस पॉइंट। सर क्या इतने अमेंडमेंट्स है? नहीं, और कुछ अमेंडमेंट्स है प्रोसीजरियल, जैसे कि फर्निशिंग ऑफ पैन में है, राइट, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में है, यस। ओके, सो ऑब्वियसली वो अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाले हैं इन नेक्स्ट सेशन। बट उसके पहले आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट्स ऑन दिस, कि आपको ये सेशन कैसे लगा। यस, सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इट वाज माय प्लेजर to bring all the amendments to you. I thank you on behalf of MEPL team. I'm quite sure you have subscribed to the channel, like the video, and also hit the bell icon. Thank you guys. See you next time. Bye bye. Don't forget to comment.